हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। अब हम देखने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी कि आपने इस टॉपिक का नाम तो आपने देखा होगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब दो वेव का सुपरपोजिशन होता है, मतलब एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है वही हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। फिर उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम डिराइव करने वाले, जिसमें हम डिराइव करेंगे कि दो वेव का सुपरपोजिशन होता है तब उन दोनों के एम्पलीट्यूड के बारे में क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आती है, और दोनों वेव के जब कंबाइन बनके जो वेव्स बनते हैं उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो एक्चुअली सुपरपोजिशन क्या होता है तो थोड़ा सा जनरली हम देखते। देखो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर नीट में या CAT में जे में बहुत बार क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ी सी ट्रिकी है। क्योंकि इसको पहले तो थ्योरेटिकली अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और बाद में फिर चीज़ को मैथमेटिकली भी समझ लेना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तभी आप इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देख लेना, जिसमें हम दोनों ही देखने वाले। पहले तो थ्योरेटिकली समझ लेने कि एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है, और बाद में मैथमेटिकल उसका डेरिवेशन भी डेराइव करने वाले, जिसमें हम देखने वाले कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये जब हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस या ये सब कुछ चीज़ें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा का ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। तो सुपरपोजिशन मतलब सिंपल हम आसान भाषा में बोले तो कोई भी दो वेव्स होती है जब कंबाइन होती है तब वहाँ पे क्या होता है तो उसे हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 या 3 4 5 6 एनी नंबर ऑफ जनरली। लेकिन हम यहाँ पे जो जनरली स्टडी करते तो यहाँ जनरली हम दो ही वेव को कंबाइन करते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पे सिर्फ दो वेव का एक कॉम्बिनेशन है। तो सुपरपोजिशन मतलब 2 और मोर वेव, यानी कि बहुत सारे वेव जब कंबाइन होते हैं तो उस पॉइंट पे एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम उसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन के बारे में जब देख लेंगे तो यहाँ पे बोला है व्हेन 2 और मोर वेव, यानी कि हमारे पास दो या उससे ज़्यादा भी वेव्स हो सकती है। सुपरपोजिशन मतलब सिर्फ दो वेव कंबाइन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही वेव कंबाइन हो रही है, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं वेव्स। ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उन दोनों वेव के लिए एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यानी कि सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट P लेंगे ना, ये वाला P पॉइंट लेंगे, तो कोई भी दो वेव्स यानी कि कोई भी वेव्स हो, आप डायरेक्शन अलग हो सकता है, अलग अलग चीज़ें होंगी, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन जब भी दो वेव्स कंबाइन होगी तो एक वेव ट्रैवल इस डायरेक्शन में, दूसरी वेव उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, कि वेव एक वेव का डायरेक्शन ये है, दूसरी वेव का डायरेक्शन ये है। तो दोनों वेव्स यहाँ से एक वेव आएगी इस पॉइंट पे, दूसरी वेव आएगी इसी पॉइंट पे, यानी कि कॉमन पॉइंट पे। तो फिर से हम देख लेते हैं व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, यानी कि कोई भी दो वेव्स मीडियम से ट्रैवल होती है और जब उनको एक कॉमन पॉइंट पे आती है। ओके, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव। अब इसका मतलब क्या, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। ओन डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब कोई भी वेव आती है तो हमें पता है कि वेव क्या होती है। वेव मतलब डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। और कोई भी जब कोई भी वेव मीडियम से पास होती है तब वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, तो हम ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेते हैं। तो कोई भी वेव पास होती है तो वेव हो जाती है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तब हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं अप एंड डाउन यानी कि y डायरेक्शन में क्या होते, ऑसिलेट होते। अब जब भी वो पॉइंट पार्टिकल्स होंगे ऑसिलेट होंगे अप एंड डाउन, तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली y डायरेक्शन में, वेव x डायरेक्शन में जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होगा। वेव y डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा z डायरेक्शन और x डायरेक्शन में हो सकता है, और x में होती है तब z और y डायरेक्शन में होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनरली जो सिंपल वेव्स देखते हैं इस तरह की, जो हम देख रहे हैं कि सपोज ये वेव जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और इसका जो पार्टिकल है यहाँ पे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में होता है। तो जनरली हम यही इक्वेशन जनरली यूज करते हैं। बाद में आपके इसके वेव्स इक्वेशन के बहुत सारे वीडियोज़ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अलग से एक प्लेलिस्ट है वेव मोशन वाली नाम की, तो उसमें आपको डिटेल में दिया होगा। जो नीट जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में कंसेप्ट, तो आप कोई भी हो आप भी उसको देख सकते हो अच्छी तरह से, कोई भी करना चाहता है तो। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं कि 2 और मोर वेव्स आनी चाहिए। ओके, पास हो रहे हैं एक मीडियम से एट ए कॉमन पॉइंट है, कोई तो कॉमन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे P एक पॉइंट ले लिया, एक वेव इस डायरेक्शन में आ रही है इसी पॉइंट पे और दूसरी वेव भी इसी पॉइंट पे आ रही है। तो क्या बोला इसका, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, यानी कि हर एक वेव उस पॉइंट पे, ओके, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई भी वेव हो तो उस पॉइंट पे इसका ओन डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यानी कि सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि किसी एक वेव का यहाँ पे क्रस्ट आ गया, यानी क्रस्ट यानी कि इस तरह का, ओके, इस तरह का।
आप सिंपल उतना अच्छी तरह से नहीं आएगा, लेकिन फिर से समझ लेना, फिर भी समझ लेना। यहाँ पे क्रस्ट आ गया। अब एक वेव का क्रस्ट है, कोई भी हो, सपोज इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट था P, तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम A1 बोलेंगे या कैपिटल A1, ठीक है। अब इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे बोला है ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। यानी कि अब यहाँ पे एक साथ दोनों वेव्स आने वाले, देखो हम फिर से एक बार बताते थे, यहाँ पे एक साथ दोनों वेव्स आने वाली है, लेकिन फिर भी हम एक वेव की कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा वेव का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेव्स। तो हमें पता नहीं कि दूसरी वेव जो आने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे एट दैट टाइम। तो हम कंसिडर करें कि एक वेव आ रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस वेव का क्या है, क्रस्ट है, ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहे, तो उसका क्रस्ट यहाँ पे आ गया है पॉइंट P के ऊपर। तो ये पॉइंट P का जो होगा या पार्टिकल होगा P पॉइंट का, इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्वियसली वाई डिस्प्लेसमेंट। वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका वाई डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह यहाँ पे, ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स ले रहे। अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे पार्टिकल का, तो इस वेव की वजह से एक बार हो गया, तो इतना कुछ तो A1 डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी पॉइंट पे, मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अलग सा पॉइंट है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरी वेव्स आती है, तो दूसरी वेव सपोज इसी तरह आ रही है ना, दूसरे वेव का भी क्रस्ट आ रहा है वहाँ पे, और उसका क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट है, ओके। तो मतलब अब ये P पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, वेव इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, जो P पॉइंट है तो इसको यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका हम A2 बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों का एक क्रस्ट है, तो इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 होगा। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करें, हम पहले बात किसके बारे में कर रहे हैं, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। यानी कि आप एक वेव यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, एक वेव पहली वेव, तो उसके हिसाब से जितनी उसकी एम्पलीट्यूड होती है उतना डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो यहाँ पे भी दूसरी वेव है जो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगी उस पार्टिकल का, ये इंडिपेंडेंटली करेगी। मतलब अभी ये वेव जितना डिस्प्लेसमेंट करने वाली थी, इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट अलग करेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक वेव जितना डिस्प्लेसमेंट करना चाहती है उतना ही करेगी, दूसरी वेव के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और दोनों वेव साइमल्टेनियसली उस पॉइंट पर रीच हो रही है एक ही टाइम पे, ओके, ठीक है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, तो यहाँ पे आप एक वेव की वजह से A1 डिस्प्लेसमेंट हो गया और दूसरी वेव की वजह से A2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमारे पास कितना है डिस्प्लेसमेंट, कितना है, A1 एक डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड, और दूसरा है A2 डिस्प्लेसमेंट। यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू, यानी कि आप इस P पॉइंट पे देखो, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, क्या हो रहा है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स है, एक कॉमन पॉइंट पे आ रही है, हर एक वेव वहाँ पे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब हर एक वेव वहाँ पे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, A1 A2 कुछ तो होगा हर एक, लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी कि एक वेव कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे तो दूसरे वेव के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो उन दोनों अब जो 2 या 3 या कितनी भी हो, वो वेव वहाँ पे आ रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर, कॉमन पॉइंट के ऊपर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों का मिला के या 3 या 4 वेव क्योंकि मिला के एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है जो समेशन होने वाला होता है सिंपल A1 A2 नहीं होना होता, वेक्टर सम, यानी कि ये पहले वेव की वजह से आया हुआ डिस्प्लेसमेंट A1, दूसरी वेव से आया हुआ डिस्प्लेसमेंट A2, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट लेंगे, ये रिजल्टेंट, ओके। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो ये हमने एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पार्टिकल का, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जब हम देखेंगे इसको कंसेप्चुअली, तो वेव के फॉर्म में, तो इक्वेशन के फॉर्म में सपोज हम फिर से मैं इसको अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो फिर से इसको एक बार रिवाइज करके बाद में इसको क्लीन कर देते। देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव, मतलब सुपर पोजिशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेव जब कंबाइन होती है, एक पॉइंट पे आती है, ट्रैवल हो रही है और एक पॉइंट पे आती है, कॉमन पॉइंट पे, वो कॉमन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक वेव अभी आ गई उस P पॉइंट के ऊपर, थोड़ी वेव बाद में आ गई, इस तरह से नहीं, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों वेव वहाँ पे आनी चाहिए। तब जो कोई वेव होती है वो अपने अपने एनर्जी के हिसाब से, एम्पलीट्यूड के हिसाब से या फेज के हिसाब से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करती है उस पॉइंट के ऊपर, तो अलग, तो वो दूसरे वेव के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो दोनों के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर सम, यानी कि पहले की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दोनों वेव की वजह से वहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उनका समेशन होगा।
उनका क्या होगा, समेशन होगा। तो उसी तरह हम देख लेते हैं यहाँ पे जो समेशन होगा तो वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम आप सभी को पता है, वेक्टर नाम का टॉपिक्स आपने देखा ही होगा, तो आपने उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो आप। चैनल के होम पेज पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वेक्टर के सिर्फ 4 वीडियोज़ है, उस सिर्फ 4 वीडियोज़ के अंदर आपको पूरे वेक्टर कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, और उसके आपको बहुत वहाँ पे कंसेप्ट आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी क्वालिटी कंटेंट, यानी कि ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो इस तरह से नहीं कि स्टूडेंट के टाइम पास करूँ या इधर उधर की बातें करूँ या घुमाऊँ। तो इस तरह फिजिक्स है तो फिजिक्स की तरह ही सीखना चाहिए, तो अच्छी तरह से दिमाग लगा के तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि आप सिंपल सी स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी नहीं, चलो इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ तो इंटरेस्टिंग बताएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा जो डिस्कस करूँगा वो आपको बिल्कुल याद रहेगी। तो इसलिए मैं बात बता देता हूँ कि कंसेप्ट को स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते तब तक आप फिजिक्स से स्टूडेंट हो। जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तो बाद में दिक्कत आती है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को आपको पता ही होगा कि शायद आपको भी लगता होगा कि फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो देखो फिजिक्स जितना सिंपल सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली। और मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया। जब मैं 11th-12th में था मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था, पर लेकिन बाद में जब मैं फिजिक्स अच्छी तरह से समझ लिया तब पता चला कि फिजिक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ कम ही करने का, लेकिन क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। यानी कि आप जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप जब उसको गलत समझ लेते हैं किसी पॉइंट को, तब आपको बाद में वो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो आपको दिक्कत ला सकता है। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, तो इसी पॉइंट को नोटबुक में लिखो, इसको याद करो या कैसे भी करो, लेकिन समझ लो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या है। 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वेव्स है वो कॉमन पॉइंट पे आ रही है साइमल्टेनियसली, तो कोई भी एक वेव होती है वो इसका ओन डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ओके, एक वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरे वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट रहा, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगी। और बाद में तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस पॉइंट के, तो रिजल्टेंट डिपेंड है ऑब्वियसली, तो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट का जो यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा तो दोनों का वेक्टर सम करके आएगा। तो इसलिए वेक्टर की वीडियोज एक बार देख लो, ये लेक्चर होने के बाद, इससे पहले भी आप देख सकते हो। तो हम देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखो, और इसी की वजह से इसको वीडियो को पीछे लेके आप इसको लिख भी सकते हो इस डेफिनेशन को, या आपको डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगी इस टॉपिक की, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो अभी इक्वेशन देखने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, तो 2 इक्वेशंस होने वाले। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लिखता हूँ यहाँ पे इसको y1 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। 2 वेव्स है जिनके बीच में दो वेव का मतलब ये एक्चुअली वेव का इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि ऑसिलेशन टॉपिक में हम देखते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उस पार्टिकल का। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑसिलेशन टॉपिक से हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि सर यहाँ पे पहले कहाँ पर हुए, तो इसका रेफरेंस है ऑसिलेशन टॉपिक में। क्योंकि हमें पता है कोई भी वेव उस मीडियम से ट्रैवल होती है तो इसका मतलब उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, तो इसलिए उस पार्टिकल का जो इक्वेशन होगा तो वेव इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है, a1 इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी कि 2 इक्वेशन है हमारे पास, और दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 5। कितना फेज डिफरेंस है, 2 इक्वेशन है। अब ये 2 इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट क्या आता है ना। अब रिजल्टेंट जो क्या आता है वो देख लेंगे। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट तो हम यहाँ पे कैपिटल वाई के फॉर्म में लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका हम एडिशन कर सकते हैं y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर।
यानी कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो रिजल्टेंट आ सकता है। तो जनरली हम वेक्टर फॉर्म में ना लिखते हुए इसको साइन और साइन के फॉर्म में या ओमेगा टी के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू क्या होगा, इसका एडिशन करना पड़ेगा हमें। क्या होगा यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये इक्वेशन एज इट इज लिखा है हमने, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो आपको पता होगा साइन a प्लस बी वाला फार्मूला है ना, साइन a प्लस बी वाला एक फार्मूला है जो कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में है, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साइन a प्लस बी वाला फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या बताता है हमें, ये बताता है कि साइन a प्लस साइन बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी कि क्या होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स में आप जब यूज करते हो तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यही सेम कंसेप्ट हमने सोल्यूशन टॉपिक में यूज किया है और यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही सेम है। आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे देख लिया कि 2 SHM का जब कॉम्बिनेशन करो तो यही पे भी वही कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पार्टिकल। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का हम इंडिविजुअल एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दूसरी वेव की वजह से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन ही हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन ही हो रहा है, पार्टिकल का SHM में हो रहा है। यानी कि हम जो ये सिंपल जो डेरिवेशन अब हम देखने वाले सेम कॉपी है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM या सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM ये वो देखते थे, उस पॉइंट का सेम कॉपी, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे कोई भी अलग चीज़ नहीं। तो दो इक्वेशन भी वेव के नहीं है, जैसे हमारे SHM की इक्वेशन एसोलेशन की पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि हमें पता है कोई भी पार्टिकल होते हैं यहाँ से कोई वेव ट्रैवल होती है, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं अप एंड डाउन मूव होते हैं, कुछ वेव ने ट्रांसवर्स वेव ने, लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो वहाँ पे एसोलेशन, वहाँ पे भी एसोलेशन होता है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में होता है, वेव के डायरेक्शन में। बस इतना ही फर्क है। आपने उससे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उस वीडियोस को लेक्चर के देखते रहो, नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें इस टॉपिक के पूरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको कंबाइन कर लिया था। अब यहाँ पर तो हम एज इट इज लिखेंगे ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ A1 ये साइन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस, अब A2 को मैं एज इट इज लिखूंगा A2, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस है, तो यहाँ पे साइन A प्लस भी था, तो ओमेगा टी का मतलब A हो गया और फाई का मतलब B हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन है ना A यानी कि ओमेगा टी इंटू डॉट है ना कॉस फाई प्लस, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी यानी कि ये इसका यूज करके इंटू साइन फाई। तो हमारे पास ये पूरी चीज़ होगी। इस फार्मूले के हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिखेंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब A2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको A2 ये वाला साइन ओमेगा टी ये हो गया डॉट कॉस फाई, ठीक है। अब A2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसमें से आप देख सकते हो तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे एक साइन ओमेगा टी है, तो हम दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो गया, A1 यहाँ पे A1 प्लस यहाँ पे क्या बाकी है, A2 और एक कॉस फाई, तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा साइन ओमेगा टी, ओके, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, प्लस हमारा A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ओके। तो ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो A1 कॉस ओमेगा टी है तो इसके बारे में हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे A1 प्लस A2 क्या पे कॉस फाई को हम इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे,
ए इंटू कॉस फाई कंसिडर कर लेंगे, ये मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होते हैं, तो इसको कॉस फाई कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हम ए टू साइन फाई को, यानी कि इसको ए टू साइन फाई को हम कैसे करेंगे, ए साइन फाई पुट करनी वैल्यू में, यानी कि हमने क्या करते हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई को, a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने a कॉस फाई कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे a2 कॉस ओमेगा टी, इसको सॉरी a2 साइन ओमेगा साइन फाई, a2 साइन फाई को हमने a साइन फाई कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ओके, ये सारी चीज़ें सिंपल है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या आने वाला है, यहाँ पे इस कॉस फाई, तो यानी कि a है ना, ए कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह a साइन फाई, तो a साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब फिर से यही इक्वेशन यूज करना है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। तो इसमें से ए कॉमन आएगा, दोनों में से ए कॉमन होगा, तो बाकी क्या होगा कॉस फाई ना, दोनों में से एक कॉमन में, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लूँगा, चलेगा। यहाँ पे ए पे मैं एक स्टेप स्किप कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको साइन ए प्लस बी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए यानी कि ए प्लस कॉस बी, ये बी हो गया ओके, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हाँ साइन बी इंटू कॉस ए। तो सेम है, इसको कंपेयर करने के बाद इसके साथ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको साइन है ना, ए की कौन सा है ओमेगा टी, और बी के कितना है ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमारा इक्वेशन हो गया हुआ है, कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसका वेव का इक्वेशन, सॉरी वेव असोलेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोल सकते हैं, वाई यानी कि वाई डिस्प्लेसमेंट। अभी वाई किसका डिस्प्लेसमेंट है वही हम देख रहे थे, वो डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल होगा, उस पॉइंट पे उस पॉइंट का उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी वाई मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक वेव की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता था a1 साइन ओमेगा टी ओके, दूसरी वेव की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी दोनों वेव्स वहाँ पे आ रही है ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली, और दोनों की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वाई ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन अब इस ए का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ए का मतलब क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मतलब क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी इसकी यहाँ पे ए का मतलब जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो कितनी होगी, तो साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ओमेगा टी की वैल्यू जो पहले होती है उतनी आएगी, फाई की वैल्यू जो है यानी कि फाई यानी कि फेज डिफरेंस वो भी हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ये यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी आती है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बाद में। तो आई थिंक होप आपको ये समझ में आएगा, इसको लिख लो एक बार ओके, वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो या पीछे जाके भी आप इसको रिकॉर्ड कर फिर से एक बार समझ के इसको लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखोगे तो अब ये जो डेरिवेशन अभी मैंने लिखा है वो आपको सिर्फ बोर्ड के लिए काम आने वाला है, नीट CET के लिए उसका जो फाइनल डेरिवेशन हम अभी फाइंड आउट करने वाले हो। अब नीट CET JEE के हिसाब से आप देखा जाए तो आपको जो पहले स्टेटमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में हमने जो यहाँ पे डिराइव किया लिखा है, यहाँ पे जो कुछ लिखा था वो आपके बोर्ड के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स किए उस स्टेप्स को याद रखो और बोर्ड में लिखने के लिए आपको काम आ जाएंगे, बाद में उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि बोर्ड आपका क्लियर है, कोई रिपीटर्स होता है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उनके लिए स्टेटमेंट और फाइनली जब इसका हम डिराइव करके जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला फाइंड आउट करने वाले, तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आया था y = a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे हमें ये का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थी ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है जो हमने वहाँ पे पुट किए थे, दो वैल्यूज, तो इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। तो इसको यहाँ पे लिखूंगा a cos फाई प्लस a
मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस के लिए यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ से थोड़ा सा यूज करने के लिए। तो मैं इसको पहले लिखूँगा ए साइन फाई, ठीक है, प्लस ए कॉस फाई, यानी कि अब ये साइन फाई प्लस ये कॉस फाई, ये दोनों का एडिशन करें। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग और एडिंग करना है, यानी कि पहले इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a1, इसका मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कंबाइन करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग करने वाले हैं। अब स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होगा, इसका आ जाएगा, हाँ, इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, प्लस दोनों के एडिशन करने, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये दो, इस साइड को हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड बना सकते हैं हम। तो जो राइट हैंड साइड है दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों को ऐड करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, a1 प्लस a2 कॉस फाई उसका स्क्वायर प्लस a2, यहाँ पे इसको स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दोनों का अलग अलग लिख सकते हैं, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ओके। अब इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो इन दोनों में क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें पता है a1 स्क्वायर कॉमन है, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। तो आप सभी को इसका पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ, ओके, ठीक है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, या हम इसको लिख देंगे। तो इसका 1 आ जाएगा। तो मैं यहीं पे एक स्टेप स्किप करके लिखने वाला हूँ, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले तो उनको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी स्टेप, क्योंकि जितना आप स्टेप एक्सपांड करते जाओगे उतने अच्छे से मार्क मिलेंगे। अभी ये भी नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी स्टेप आप उसमें इन्वॉल्व करो या बहुत सारे स्टेप आप बनाओ। तो ऐसे खुद से भी स्टेप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई कुछ तो स्टेप होनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप को मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टेप लिखो और फिर से नीचे एक स्टेप लिखो। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 1 आ गया। तो 1 यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये दोनों में से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू आएगी 1। तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे, तो ये वाला इक्वल टू साइन हम यहाँ पे ले रहे, तो इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो आपको एक्सपेंशन का जो फार्मूला पता है आपको, है ना, क्या होता है एक्सपेंशन का फार्मूला, है ना, हमें सभी को पता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसी तरह हम इसका इक्वेशन करेंगे, क्या करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस, है ना, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर होगा, बी का वो बी का स्क्वायर होगा। अब ये वाला ए का मतलब ये था और ये टोटल ये पूरा बी था। अब ए का स्क्वायर ले लिया, अब बी का स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस यानी कि 2 इंटू ये मतलब a1 इंटू क्या, a2 मतलब b मतलब a2 कॉस फाई, ओके। अब प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये सारा डेरिवेशन आपको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है। बाद में इसका जो फाइनल डेरिवेशन आएगा उसके ऊपर जब हम एनालिसिस करेंगे वही आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे a2 स्क्वायर है और यहाँ पे a2 स्क्वायर है, यानी दो चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a1 स्क्वायर जो एज इट इज है, तो a1 स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, ये इस साइड में a स्क्वायर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ ये दोनों में से क्या करेंगे, अब ये वाला और ये वाला है, दोनों में से क्या करेंगे हम a2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल एज इट इज, अब a2 स्क्वायर कॉमन, अब बाकी बचा क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फाई, कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ कि फाई जो है वो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस है किसके बीच में, तो दोनों वेव के बीच में कितना फेज होता है। बाद में इसका एनालिसिस करेंगे तब इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमें फेज डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये अभी फेज है ना, फेज पहले वेव का फेज 1 और ये पूरा दूसरे वेव का फेज 2 है ना। अब ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे तो दोनों में से क्या क्या, a1 स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई लिख दिया, प्लस अब इसकी वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ले लो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू a1
ये 2 ये cos phi एज इट इज़, कुछ भी नहीं इसमें और इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, तो इसको हम फिर से एक बार लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं थोड़ा सा लिखूँगा यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस 2A1 A2 cos phi। अब मुझे लगता है अभी होगा हमारा डेरिवेशन, अब इसको ये स्क्वायर निकाल के हम यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इस इक्वेशन को देखा है, याद है आपको कहाँ पर देखा है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, तो देखते हैं किस किस को याद आता है इस इक्वेशन को, आपने कहाँ पर देखा है। तो ये इक्वेशन आपका पहले से आपको मालूम है इक्वेशन क्या है, किस तरह से काम करता है ना, और इसके आप कंडीशंस भी देखे आपने इसके, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन इक्वेशन आपको तो कहीं पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये बहुत सी जगह काम आने वाला है। ओके, इस वीडियो को आप पीछे लेके भी इसको नोट्स डाउन कर सकते हो, नोट डाउन। अब मैं इसको इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँगा केसेस के लिए, यहाँ पे यही सेम इक्वेशन है। ए इक्वल टू ए मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों की मिला के, एक वेव की कितनी एम्पलीट्यूड थी, दूसरी वेव की कितनी एम्पलीट्यूड थी, दोनों की मिला कितनी एम्पलीट्यूड, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। अब इसका कुछ काम नहीं है, इसको मूव कर देते हैं। चलो, आई थिंक मुझे लगता है आपको एक चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे A1 का मतलब है जो पहली वाली वेव थी उसकी एम्पलीट्यूड, A2 का मतलब है दूसरी वेव थी उसकी एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे A1 A2 तो cos phi। अब phi का मतलब क्या है, phi का मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, ये phi जो यहाँ पे आया है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अरे तो ये इक्वेशन आपको याद होगा, यहाँ पे आपने इस टाइप का इक्वेशन देखा होगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। यहाँ पे मुझे यानी कि फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू cos थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। बस ये हम वेक्टर के इस टॉपिक में पढ़ा था, और इसको हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टॉपिक में पढ़ रहे हैं, बस इससे जो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है, थीम वही है। तो यहाँ पे cos phi का मतलब है, यहाँ पे थीटा का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल था, अब ये phi का मतलब है दो जो इक्वेशन हमने बनाया SHM के, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, दो SHM है, दो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट जो हो रहे हैं y1 y2, और दोनों डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस होता है दोनों SHM में, उस फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशंस पुट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट है P पॉइंट, अब P पॉइंट के ऊपर दो वेव्स आ रही है, एक वेव इस इक्वेशन वाली, दूसरी वेव इस इक्वेशन वाली, सॉरी वेव का इक्वेशन नहीं, उस वेव की वजह से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉइंट P की वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक डिस्प्लेसमेंट एक पहले वेव की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दूसरी वेव की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पॉइंट P का। अब क्या होगा देख लेते हैं। तो इसमें केस फर्स्ट, अभी केस फर्स्ट केस लेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, अब बहुत सारे केस हम हमारी तरफ से बना सकते हैं, तो एक एक केस बनाएंगे हम। कैसे करेंगे, अब फेज डिफरेंस phi इक्वल टू 0 होगा। अब phi 0 का मतलब क्या है, फेज 0 होगा, यानी कि अब इस पॉइंट के ऊपर दो वेव्स आने वाले उनका फेज 0, यानी कि phi मतलब अभी phi 0 मतलब ये दोनों वेव का ये साइन ओमेगा टी, ये दूसरी वेव भी साइन ओमेगा टी है। मतलब इस पॉइंट पर जो वेव आएगी, एक वेव का जो सपोज क्रस्ट यहाँ पे आ रहा है ना, तो दूसरी वेव का भी क्या आएगा यहाँ पे, दूसरी वेव यहाँ पे जब आएंगे, सपोज एक वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ से सॉरी इस डायरेक्शन में आ रही है इस तरह से, ओके, दूसरी वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। अब दोनों वेव इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो एक वेव का क्रस्ट है, तो दूसरी वेव का भी यहाँ पे क्रस्ट है, दूसरी वेव भी इसी तरह आ रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। एक ही डायरेक्शन में होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक वेव आ रही है। अब दोनों वेव यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो कंबाइन होगा, दोनों का एडिशन होगा, तो दोनों का एक क्रस्ट है, इसका मतलब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों के बीच में जो फेज है 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस वो 0 है। या सपोज एक वेव यहाँ पे पॉइंट P है, तो यहाँ पे एक वेव का ट्रफ आ रहा है यहाँ पे, ओके, तो दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, उसका भी ट्रफ आ रहा है, यानी कि एक वेव की वजह से ट्रफ है, दूसरी वेव की वजह से ट्रफ है, तो इसका मतलब उसका भी डिस्प्लेस वहाँ पे भी फेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा, ये वाली चीज़ 0। तो मतलब क्या होगा, phi 0 का मतलब ये क्या होगा, ये 0 नहीं, हमें पता है। तो cos phi क्या होगा,
कॉस फाइव इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 1 है ना, फाइव की जगह हम 0 रख देंगे, फाइव की जगह हम 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट, वही इक्वेशन लिख रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये वाला इक्वेशन हो गया। अब थीटा का मतलब कॉस फाइव का मतलब सॉरी यहाँ पे कॉस फाइव होना चाहिए, तो 1 है तो हमें इस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते, स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ओके सॉरी इसको हम इस तरह से लिख सकते a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको पता है ना हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था मैंने अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है जो चीज़ें, तो अच्छी तरह से समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ पे a1 प्लस a2 यानी कि एम्पलीट्यूड आ गया, यानी कि कोई भी दो वेव्स एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली रीच हो रही है, एक ही टाइम पे रीच हो रही है, दोनों का क्रस्ट है, दोनों का ट्रफ है, या आसान भाषा में बोले तो दोनों का सेम फेज है, यानी कि एक ही फेज में यहाँ पे आती है, तो सेम फेज होता है, तो दोनों की एम्पलीट्यूड का एक वेव की वजह से जितनी एम्पलीट्यूड होती है दूसरी वेव की वजह से जितनी एम्पलीट्यूड होगी, दोनों का यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली एडिशन होगा, लेकिन इस तरह का। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम यहाँ पे, सेकंड केस। अब फेज डिफरेंस कितना लेंगे, चलो आप कमेंट भी करते जाओ। एक सेम कंडीशन है, इसके लिए हमने जो कंडीशन यूज की थी, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, वही कंडीशन से। ओके हाँ, यहाँ पे सपोज a1 इज इक्वल टू a2 होगा, a1 इज इक्वल टू a2 होगा, तो एम्पलीट्यूड कितनी बनेगी, a इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a1 या 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एक दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होगी, है ना। एम्पलीट्यूड जब सेम होगी दोनों की तो उसकी एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स होगी। अब एक बताने की कोई बात नहीं है, आप समझ लो, उतना तो आप समझदार हो ही, है ना, हो कि नहीं, कमेंट करो। समझदार नहीं हो तो कमेंट नहीं करोगे, तो कमेंट करो आप समझदार है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम देख रहे थे दोनों की एम्पलीट्यूड हो जाएगी। अब दूसरा सेकंड केस में लेंगे, आप फाइव इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो सेकंड केस में हम लेंगे फाइव इक्वल टू 180। हाँ, फाइव इक्वल टू 180 मतलब क्या होगा, मतलब एक वेव का यहाँ पे क्रस्ट है ना, दूसरी वेव जहाँ पे आ रही है तो उसका यहाँ पे ट्रफ होगा पी पॉइंट पे, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, या पहले का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट, कुछ भी हो, लेकिन फेज अपोजिट है, दोनों वेव का क्या है, फेज अपोजिट। तो यहाँ पे फाइव लिखेंगे, तो फाइव, और हमारे पास मतलब अब कॉस 180 वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहीं पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस फाइव था ना, अब इस फाइव की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसी केस को मैं एक्सप्लेन करने वाला, यहाँ पे इसी को यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। अब -1 की वजह से ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, यानी पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे भी माइनस। तो आपको समझ में आया होगा कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगी, है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगी, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आएगी, यानी जब उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब रेडियन के फॉर्म में पाई रेडियन मिलते हैं, पाई एंगल फेज डिफरेंस होगा, यानी कि अपोजिट फेज में होती है तब। तो इसका मतलब ये होगा, अब जब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा, कमेंट करो जल्दी फास्ट में। तो a1 कितना आएगा, 0, है ना, ये कितना आएगा, भी 0, यानी कि a1 इज इक्वल टू a2, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0 का, दोनों इक्वल होंगे, सब्ट्रैक्शन 0 आना ही आना है। ओके, अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं, जब दोनों का फेज डिफरेंस कुछ थर्ड केस, यहाँ पे थर्ड केस लेंगे, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे π/2 है ना, 90 डिग्री मतलब π/2 लेते हैं। तो इसी तरह से आप इसको पुट कर सकते। तो हमें पता है कि cos फाइव यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ। तो इक्वेशन क्या था, पहले उसको लिखूँगा प्लस यहाँ पे cos फाइव, लेकिन हमारा फाइव की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। 590 डिग्री मतलब ये 0 वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब हमने जो देखे, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नीट को हो या जेई को हो या सीईटी को, तो इसके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते। तो आपको इस तरह से कंडीशन दी जाएगी, फेज डिफरेंस 0 है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, फेज डिफरेंस 0 है, दोनों की एम्पलीट्यूड दी जाएगी, एक के एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड दोनों के बीच का फेज डिफरेंस दिया जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितनी आती है वो फाइंड आउट करने को बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीज़ के इसी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यही फार्मूला यूज करेंगे तो आपको उसका फेज डिफरेंस दिया जाएगा,
दो वेव के एम्पलीट्यूड दे जाएंगे तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने को बोलेंगे। तो इसके ऊपर अलग अलग केस, फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 90 है, फेज डिफरेंस 180 है, तो इस तरह के अलग अलग क्राइटेरिया से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, पहली चीज़ तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा, तो उसमें आपको इस तरह के यानी कि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख के फेज डिफरेंस बता सकते हैं आप दोनों का। फेज डिफरेंस डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आपको देख के बताना, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये साइन और यहाँ पे भी साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस होगा, तो इस फेज डिफरेंस में 5 + π/2 लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो फेज डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो नहीं होगा, उसके साथ कॉस और साइन के बीच में जो 5/2 का डिफरेंस होता है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं ना, कि यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन होगा तो दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सिर्फ फाई आ जाएगा। लेकिन एक साइन है एक दूसरा कॉस है, एक साइन और एक कॉस होता है तब आपको एक का फेज π/2 से ऐड एक्स्ट्रा ले लें। दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन कॉस साइन की वजह से π/2 आएगा, वो भी आपको ऐड करके टोटल फेज जो होगा वो आपको लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आती है, फिर भी अभी मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ पॉइंट बाकी है, देख लेते हैं। हो सकता है कि कोई पॉइंट्स बाकी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई पॉइंट नहीं बाकी यहाँ पे अभी तो, ठीक है, तो ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी वाला छोटा सा पॉइंट है, वो भी ले लेते हैं हम। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह इसको एनालिसिस करो। इसका एनालिसिस अब मैं जो बता रहा हूँ आपको नहीं समझ, यहाँ पे एंगल कितना भी हो सकता है, कॉस की वैल्यू जो होगी यानी कि 60 आ सकती है, 30 डिग्री आ सकती है, 45 भी ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से भी आपको फेज डिफरेंस के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको वहाँ पे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको वेक्टर का एग्जाम्पल एक बार देखेंगे तो भी चलेगा। ये एसएचएम का और वेक्टर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। इक्वेशन जो एसएचएम में देखा वही डेरिवेशन सेम है। आप सोल्यूशन टॉपिक में, एसएचएम टॉपिक में जब जाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा। तो इंटेंसिटी का कंसेप्ट सिंपल सा है। आई थिंक 2019 को या 20 को, नहीं 19 को ही बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी बोर्ड के एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इंटेंसिटी आप सभी को पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। लेकिन अब हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी मिली, अब आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन याद रखना बहुत जगह काम आता है। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड से स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम ए क्या होता है, ए मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम ए मतलब हमें पता है कि A1 + A2 होता है। तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ना मैक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 + A2 उसका स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम इंटेंसिटी। डायरेक्टली हमें पता है मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मिनिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर। अब मिनिमम एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर जो होगा, ओके, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि A1 - A2 यानी कि तो एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन जब लेंगे तब हमारे एम्पलीट्यूड मिनिमम आते हैं। हमने इससे पहले इक्वेशन देखा है, तो इसका आएगा A1 - A2 उसका स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे A मैक्सिमम डिवाइड बाई A मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 + A2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय A1 - A2 उसका स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे सवाल आते हैं, इस टाइम क्वेश्चन आता है कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया जाएगा और उसको आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस तरह सपोज आपको दिया है क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 1/4, इस तरह से आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 है और मिनिमम 4 है, तो इस तरह से नहीं आएगा। तो 4/1 तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा तो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा A1 + A2 डिवाइड बाय A1 - A2 इक्वल टू 1 है ना, चलिए इक्वल टू 2/1। ओके, इस तरह से अब इसको रीअरेंज करके आप इसको सॉल्व करके इनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे माइनस है,
आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड होती है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। और रैशनलाइज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको किस तरह से पता है, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड, फर्स्ट एम्पलीट्यूड सेकंड एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो आपको दिया क्या है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो हम आपको पूछा जाएगा फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड और सेकंड वेव, आप वेव के एम्पलीट्यूड बोलो या वेव के एम्पलीट्यूड में यही कंसेप्ट है, या एसएचएम के एम्पलीट्यूड बोलोगे तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। तो वहाँ पे सेम कंसेप्ट थे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब दोनों वेव सेम फेज में होते हैं, यानी कि उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जो कि दोनों एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, दोनों वेव्स अपोजिट फेज में होते हैं, यानी कि एक का ट्रफ है दूसरे वेव का क्रस्ट है, तो तब अपोजिट फेज होता है। और अपोजिट फेज के अंदर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होगी तो मिनिमम का मतलब 0 ही आता है, क्योंकि दो वैल्यू सेम हो जाएंगी तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगी अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमारे लेक्चर देखते रहो, अच्छे लगते तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो कुछ होता है, फेसबुक पे सभी के लिंक दिए हैं, तो आप उसमें जाके उसको हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिल जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और लाइक आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आपको कुछ इसमें डाउट्स हो गए तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर है। आपको लगता है कि किसी पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो उसके ऊपर में हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ओके। लेकिन लेक्चर तो हमारे इसी तरह अच्छी तरह से एक एक पॉइंट करके कंप्लीट करेंगे हम। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू।